नमस्कार। मैं कृषि भूषण संजीव गणपतराव माने, हेड पोस्ट राष्ट्र तहसील वाळवा, डिस्ट्रिक्ट सांगली, महाराष्ट्र से हूँ। गन्ने का उत्पादन ज्यादा से ज्यादा कैसे लिया जाए इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। हमने आज तक देखा कि 5-6 पॉइंट के ऊपर अगर हमने ध्यान दिया तो गन्ने का उत्पादन बहुत ही अच्छी तरीके से आ सकता है, चाहे वो प्लांटेशन अड़साली हो, प्री सीजन हो या सीजन हो। अलग अलग स्टेट में अलग अलग प्लांटेशन होता है, उस टाइप से वहां का उत्पादन जितना अभी है उससे बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। मैं 20-30 साल से इस खेती में हूँ। शुरुआत किया था 20 टन पर एकड़ से, फिर 100 टन का एक्सपेरिमेंट हो गया, फिर 125 टन का हो गया, फिर 150 टन भी हमने अचीव किया। ये सब साइंटिफिक तरीके से चल रहा है। पूरा कृषि विद्यापीठ से जो टेक्नोलॉजी आती है, सेंट्रल रिसर्च सेंटर से जो शुगर केन सेंटर रिसर्च सेंटर से जो टेक्नोलॉजी आती है, इसके ऊपर आधारित हमारी खेती होती है। मैं और मेरे बहुत सारे मित्र इसमें काम करते हैं और अपना खुद का गन्ने का उत्पादन कैसे बढ़ाए इसके बारे में हम बार बार जानकारी लेकर वैसे एक्सपेरिमेंट अलग अलग करते रहते हैं। 20 साल से जब 100 टन का उत्पादन शुरुआत हुआ तो कई 4-5 साल में हमने 125 टन का उत्पादन लेने की कोशिश की। 2007 में उसमें भी हम यशस्वी हो गए। 2010-11 में हमने 150 टन का एक्सपेरिमेंट किया, उसमें भी बहुत ही अच्छा उत्पादन हमको मिला। एक फार्मर 150 टन के ऊपर चला गया था। 2014 में मैं 148 टन 148 टन पे मैं खुद पहुंचा था। मेरे बहुत सारे मित्र भी ऐसे ही इसमें उत्पादन लेने में अच्छा कामयाब हुए थे। 2017 में हमने ये एक्सपेरिमेंट करने की सोची कि चलो अभी 150 टन तक तो हम पहुंचे हैं, क्यों ना अभी आगे जाकर और ज्यादा टारगेट रखकर काम करें। और इसके लिए जो हमको मार्गदर्शन बार बार करते हैं, हमेशा हमको मार्गदर्शन करते हैं, तो फिजियोलॉजिस्ट डॉक्टर बालकृष्ण जमदग्नि, रिटायर्ड साइंटिस्ट फ्रॉम महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ राहुरी, महाराष्ट्र से है। दूसरे साइंटिस्ट है डॉक्टर अरुण मराठे सर, जो सॉइल साइंटिस्ट है, वो भी महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ से रिटायर्ड साइंटिस्ट है। और तीसरे साइंटिस्ट है डॉक्टर बी.पी. पाटिल सर, ये भी बाला साहब कोकण कृषि विद्यापीठ से ये भी रिटायर्ड साइंटिस्ट है। और सेंट्रल रिसर्च सेंटर से कोई साइंटिस्ट है, वसंत दादा शुगर इंस्टीट्यूट से भी साइंटिस्ट मार्गदर्शन करते हैं, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ से करते हैं, और अलग अलग से फार्मर भी इसमें जुड़े हैं जो इसमें बहुत एक्सपर्ट है। इन सब लोगों से हमने चर्चा किया और एक टारगेट तय किया कि अभी कितना टारगेट रखकर हम काम करेंगे। शायद अचीव हो न हो, लेकिन वैसे टारगेट रखकर हम काम करेंगे। और इसमें साइंटिस्ट लोगों ने एक बात तय करके बोल दिया कि चलो हम इस बार 200 टन पर एकड़ इतना टारगेट रखकर हम काम करेंगे। जो एमपी और यूपी में बोलते हैं 2000 क्विंटल पर एकड़ इतना उत्पादन आना चाहिए, ऐसे टारगेट रखकर हम काम करेंगे। ये जो प्रोजेक्ट है इसको एक नाम दिया गया, एक्सप्लोरिंग पोटेंशियल यील्ड ऑफ शुगर केन बाय एक्सप्लॉइटिंग इंटीग्रेटेड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी इन महाराष्ट्र, अ सक्सेस स्टोरी ऑन फार्मर्स फील्ड, ऐसे एक प्रोजेक्ट का नाम दिया। और फार्मर के फील्ड के ऊपर डायरेक्ट प्लांटेशन करके मैक्सिमम यील्ड कितना हम ले सकते हैं, इस तरीके से ये प्रोजेक्ट का काम चला। ये जो शुरुआत में प्रोजेक्ट के बारे में 2-3 मीटिंग हुई, उसमें ये देखा गया कि उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या क्या जरूरी है, पहले ये देखा गया, इसके बारे में चर्चा होती रही। और उत्पादन बढ़ाने में हम जो भी कुछ कर रहे हैं उसमें क्या क्या अड़चने आ सकती है, क्या क्या हर्डल्स है, ये अड़चने पार करने के लिए, ये अड़चने दूर करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, ऐसे 2 इसमें हिस्से में हमने चर्चा किया। पहले एक किया तो 200 टन के लिए क्या क्या करना जरूरी है और इसमें अड़चने क्या क्या आ सकती है, उसके बारे में हम क्या क्या कर सकते हैं, ये अड़चने दूर करने के बारे में। ऐसे 2 हिस्से इसमें करीबन जनवरी 2017 से मार्च तक 2-3 मीटिंग हो गई। सब साइंटिस्ट लोग इसमें शामिल होते थे
इन्होंने बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन किया और उनके मार्गदर्शन पे हमने ये प्रोजेक्ट करना शुरुआत किया। पहले तो ये देखा गया कि जैसे मैं बहुत दिनों से बोल रहा हूँ कि 5 पॉइंट पे गन्ने की खेती अगर हम करेंगे तो उत्पादन बहुत ही अच्छा आता है। जैसे कि सॉइल की फर्टिलिटी अच्छी करनी चाहिए, ये तो थोड़ा भी उत्पादन बढ़ाना है तो इसके ऊपर ही ध्यान देना होता है, सॉइल की फर्टिलिटी अच्छी होनी चाहिए। दूसरी होती है प्लांटेशन मेथड कैसे करना है, कितनी विड्थ रखनी है, फरो की चास की विड्थ कितनी रखनी है, 1 आईवर्ड का टुकड़ा करना है या 2 आईवर्ड का करना है, वो सीड ट्रीटमेंट उसको क्या क्या करना है, कितने डिस्टेंस पे वो इसका प्लांटेशन करना है, वैरायटी कौन सी चूज करनी है, इतने लंबे दिनों तक अगर वैरायटी चलने वाली है तो कौन सी वैरायटी अच्छी है, उसके बारे में क्या क्या करना है। तीसरा पॉइंट आता है कि केमिकल फर्टिलाइजर्स कौन से कब कैसे कैसे यूज करना है, प्लांटेशन उसका प्लेसमेंट कैसे करना है, इसके बारे में बहुत दिनों तक वो चर्चा होती रही और उसका भी एक फॉर्मूला बनाया गया। चौथा पॉइंट महत्वपूर्ण है जिसको हम बोलते हैं वाटर मैनेजमेंट। ये सब करने के बावजूद भी वाटर मैनेजमेंट के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। जितना वाटर मैनेजमेंट अच्छा होगा उतना उत्पादन बढ़ सकता है। तो इसके बारे में हमने ड्रिप इरिगेशन सिस्टम बैठाने की सोची, उसके लिए क्या क्या करना है, कितना पानी देना है, इसके बारे में चर्चा किया गया। प्लांट प्रोटेक्शन भी बहुत जरूरी होता है, पहले से उसको कुछ रोग आते हैं, कीड़ आते हैं, फंगस का अटैक होता है। जैसे कि पहले आता है अर्ली शूट बोरर आता है, बाद में इंटरनोड बोरर आता है, अलग अलग से रोग भी आते हैं। इसके बारे में क्या करना है वो भी हमने सोचा। या वन्य प्राणी जो होते हैं जैसे सुअर बोलते हैं, डुक्कर बोलते हैं, उसका भी कोई तकलीफ होती है, या और अलग अलग वन्य प्राणियों को भी तकलीफ होती है, उसके बारे में क्या करना है, इसके बारे में चर्चा किया गया। ये करते करते और एक इसके बारे में सब हमने लिस्ट बना कर रखी कि क्या क्या करना है, सॉइल की फर्टिलिटी के लिए क्या करना है, वगैरह वगैरह, ये सब तैयार किया। अभी जो अड़चने आने वाली थी वो अड़चने ऐसी थी कि बारिश कितना होगा, कैसे होगा, उस टाइम पे क्या उसकी ग्रोथ कैसी करवानी है। और दूसरी बहुत महत्वपूर्ण अड़चन है वो ये है कि टेम्परेचर कैसे रहेगा। मैंने कल ही बातों बातों में आपको बता दिया था कि जैसे सॉइल में पीएच बहुत जरूरी है या उसके साथ में वापसा स्थिति बहुत जरूरी है, वैसे सॉइल का और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कितना होता है उसके ऊपर गन्ने का यील्ड या उसकी बढ़ोतरी कैसी होती है ये भी बहुत मायने रखती है। मैंने बोलते ऐसे ही बोला था कि 16 डिग्री सेंटीग्रेड और मैक्सिमम 35 डिग्री सेंटीग्रेड, इसके बीच में अगर टेम्परेचर हो तो जमीन में जो हम खाद देते हैं बैक्टीरिया उसको तैयार करके रखते हैं। वापसा स्थिति जब होती है और पीएच अगर करेक्ट है तो ये पौधा जमीन में से ये खाद उठा सकता है, खा सकता है, अपटेक कर सकता है। लेकिन टेम्परेचर अगर 35 डिग्री से ऊपर चला जाए या 16 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे चला जाए तो जमीन में ये खाद होते हुए भी, वापसा स्थिति होते हुए भी या पीएच अच्छा होते हुए भी केवल टेम्परेचर की वजह से ये खाद नहीं उठा सकता। खाद अगर उसको उठाना है, खाना है, तो उसको टेम्परेचर 16 डिग्री से ऊपर और 35 डिग्री से अंदर, इसके बीच में होना चाहिए। आइडियल टेम्परेचर बोलते हैं कि 24 डिग्री 25 डिग्री से 30 डिग्री तक अगर ये टेम्परेचर रहेगा तो मैक्सिमम वो जमीन में से खाद उठा सकता है। पत्ते में वो खाद चला जाएगा, हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन उसमें मिलेगा और सनलाइट जब उसके ऊपर आएगा तो उसकी फोटोसिंथेसिस की क्रिया बहुत ज्यादा होगी और जितना फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा उतना उत्पादन बढ़ने वाला है। पेड़ की लंबाई बढ़ेगी, पेड़ का मोटापा बढ़ेगा, उसका वजन बढ़ेगा, उसमें रिकवरी बढ़ेगी। है ना। टेम्परेचर के बारे में सोचना बहुत जरूरी था। वैसे टेम्परेचर तो अपने हाथ में नहीं है, हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जो भी टेम्परेचर आता है उसमें से ही काम चलाना पड़ता है। लेकिन हमने एक देखा कि 16 डिग्री से नीचे टेम्परेचर जब चला जाता है तो उसको बढ़ाने के लिए हमारे पास कोई सुविधा नहीं है। अगर ये बढ़ाना होगा तो हमको
ग्रीन हाउस या पॉली हाउस में गन्ना लगाना पड़ेगा, और पॉली हाउस में ये सब सिस्टम होनी चाहिए कि टेम्परेचर मेंटेन कर सके। इसको बहुत ही ज्यादा खर्चा आ सकता है, ये हमने देखा। तो हमने नीचे गया टेम्परेचर कितने दिन तक चला जाता है इसका एक स्टडी किया। हमारे यहाँ जो वेस्टर्न महाराष्ट्र में, मैं जहाँ रहता हूँ सांगली डिस्ट्रिक्ट में, नीचे जो टेम्परेचर चला जाता है वो ज्यादा दिन के लिए नहीं चला जाता। 16 डिग्री से नीचे जाने वाला टेम्परेचर बस 10-15 दिन का ही होता है, अलग अलग दिनों में होता है, एक जैसे भी नहीं होता। तो उसका ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा, ये ऐसे मान लिया हमने। और दूसरा ऊपर वाला जो टेम्परेचर हमने देखा, मार्च, अप्रैल और मई महीने में, ये 3 महीने जो होते हैं, और जून का कोई 15 दिन का हिस्सा, टेम्परेचर 35 डिग्री से ऊपर चला जाता है और करीबन 38, 39, 40 डिग्री तक रहता है। मई महीने में जब बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर बढ़ता है तो 1-2 दिन में ये 30, 41, 42 तक भी जा सकता है। लेकिन ज्यादातर ये 3 महीने में 35 से ऊपर जाकर 38, 39 तक रहता है। इस 3 महीने में अगर टेम्परेचर 35 डिग्री से ऊपर चला गया तो गन्ने को ये नीचे से खाद उठाना मुश्किल हो सकता है, यानी उसके लाइफ साइकिल जो है उसमें ये 3 महीने उसको ज्यादा काम नहीं आएंगे। वैसे सिर्फ वो हरा भरा रहेगा, हम पानी देते रहेंगे तो उतना ही वो मेंटेन रहेगा, जितना जोर से बढ़ना चाहिए उतना जोर से ये नहीं बढ़ेगा। हमने ये तय किया था कि इसको अड़साली प्लांटेशन करेंगे, जून में प्लांटेशन करेंगे, और इसका हार्वेस्टिंग नवंबर या दिसंबर होगा, यानी पूरे 18 महीने के बाद इसका हार्वेस्टिंग होने वाला है। हर एक महीने में इसकी ग्रोथ अच्छी तरीके से ही होना चाहिए, ये हमारे दिमाग में था। एक महीना भी ऐसा न जाए कि कुछ कारणवश इसका ग्रोथ रुका हुआ है, 15 दिन इसकी ग्रोथ रुकी हुई है, ऐसे अगर होता जाए तो गन्ने के उत्पादन में बहुत ही अंतर आ सकता था। इसके लिए हम ज्यादातर ये देखते थे हर महीने में गन्ने की जितनी ग्रोथ होने चाहिए ये होते ही रहने चाहिए। तो अप्रैल में जो है, मार्च अप्रैल में 3 महीने, इसमें अगर टेम्परेचर बढ़ गए और इसके कारण से अगर ग्रोथ नहीं होती है तो बहुत ज्यादा तकलीफ होगी 200 टन टारगेट अचीव करने में। ये ध्यान में रखकर हमने इसमें एक देखा कि मान लीजिए टेम्परेचर अगर कंट्रोल करना है तो इसके ऊपर कुछ फॉगर सिस्टम बिठाकर वो फॉगर हम चलाते रहेंगे तो टेम्परेचर शायद उसका डाउन हो जाएगा। ये दिमाग में हमारे आया। इसके बारे में हम जैन इरिगेशन सिस्टम्स लिमिटेड जलगांव, इनके साथ हमने बातचीत की, श्रीयुत अजीत भाऊ से हमने बातचीत की, उनको सामने ये प्रस्ताव रखा कि टेम्परेचर अगर हमको ओपन फील्ड में टेम्परेचर डाउन करना है तो क्या करना होगा। उन्होंने कुछ स्टडी करके कुछ मॉड्यूलर स्प्रिंकलर की हमको सजेशन किया। हमने पूरे उस क्षेत्र के ऊपर ऐसे खंबे लगाए पूरे फील्ड के ऊपर, बीच में भी खंबे लगाए, उसके ऊपर तार का इंस्टॉलेशन किया और उसके ऊपर ये फॉगर सिस्टम हमने बिठा लिया। पूरे के पूरे क्षेत्र के ऊपर हमने फॉगर सिस्टम बिठाई। ये देखा हमने कि 20 से 25 मिनट ये फॉगर सिस्टम अगर चलती है तो वो जो धुआं जैसे बनकर वो नीचे वो पानी सब जब आता है और पूरे फील्ड में अंदर जाकर बैठता है तो टेम्परेचर करीबन 6 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम होने लगा। ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात थी। मार्च, अप्रैल और मई महीने में हमें फॉगर्स बार बार चलाते थे जिससे वो गन्ने के अंदर का टेम्परेचर बहुत कम होते रहे, 35 डिग्री से अंदर आ सके, जो कि इतना अंदर अगर टेम्परेचर आ गया तो जमीन में से ये पौधा बार बार खाद उठा सके और ये 3 महीने वो खाद उसको खाने को मिलेगा तो अच्छा ग्रोथ हो सके। ये अभी कब चालू करना है कब बंद करना है ये जब हमारे ध्यान में आया तो जैन इरिगेशन ने उसके अंदर एक सेंसर बिठाया और बाहर डिजिटल बोर्ड लगा दिया। हमको ये पता चलता था कि अंदर का टेम्परेचर अभी कितना बड़ा है। 35 डिग्री से ऊपर चला जाता तो मोटर हम चालू करते। इसको भी उन्होंने ऑटोमेशन बिठा दिया सेंसर के ऊपर। जैसे ही टेम्परेचर 35 डिग्री से ऊपर चला जाता तो फॉगर्स अपने आप चालू हो जाते और टेम्परेचर डाउन हो जाता। 4-5 डिग्री से टेम्परेचर डाउन हुआ तो ये फॉगर सिस्टम बंद हो जाती।
यानी टेम्परेचर के लिए हमने ये किया। खर्चा तो बहुत ही आया था, लेकिन हमारे मन में ये था कि एक बार हमको 200 टन पर एकड़ तक जाकर पहुंचना है। कितना खर्चा आता है, वो इकोनॉमिकल होता है या नहीं होता है, ये बाद में देखेंगे, लेकिन ट्रायल हमको जरूर करना था, इसके लिए हमने ये खर्चा किया था। उसमें और एक बात होती है कि जो ह्यूमिडिटी कितनी होती है उसके ऊपर भी गन्ने के अपटेक करना और बढ़ोतरी होना ये भी डिपेंड करता है। 60 से लेकर 90 तक ह्यूमिडिटी अंदर होनी चाहिए। इसके लिए भी जैन इरिगेशन एक अंदर ह्यूमिडिटी सेंसर बिठा दिया, उसका भी डिजिटल बाहर चलता रहा, वो देखते रहते थे हम 60 से ऊपर और 90 से के बीच में है कि नहीं। जब ये फॉगर सिस्टम चलती थी वो ह्यूमिडिटी भी मेंटेन अपने आप हो जाता था। यानी इतने बारकाई से हमने ये सब प्रोजेक्ट के बारे में सोचा। पहले 3 महीने जो मीटिंग चलती थी, इस मीटिंग में ऐसे सब पॉइंट्स के ऊपर हमने डिस्कशन किया था कि गन्ने की ग्रोथ 18 महीने एक जैसे होनी चाहिए, बिल्कुल कुछ रुकना नहीं चाहिए। अगर कुछ उसमें से अड़चने आती है, हर्डल्स आती है, तो उसके लिए क्या क्या करना जरूरी है, इसके बारे में हमने सब पॉइंट्स निकाल कर रखे थे। और शुरुआत से लेकर आखिर तक एक जैसे बढ़ोतरी हो ऐसे हमने ट्राई किया। मित्र हो, ऐसे करते करते हम जब ये गन्ना हार्वेस्ट होकर शुगर फैक्ट्री को चला गया और जब उसका रिकॉर्ड आ गया हाथ में, तो हमने देखा 167 टन 677 किलो इतना एवरेज हमको मिला। यानी करीबन 168 टन पर एकड़ इतना एवरेज हमको मिला। 168 टन हम उसको बोलते हैं, जो कि एमपी और यूपी के फार्मर्स क्विंटल के बारे में बात करके क्विंटल में इसकी गिनती करते हैं तो 1680 क्विंटल इतना उत्पादन हमको मिला है पर एकड़। एक एकड़ में 168 टन यानी 1680 क्विंटल इतना उत्पादन हमको मिला है। इसके बारे में कल परसों भी हम डिस्कशन करते रहेंगे कि कैसे कैसे किया। सॉइल फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए हमने क्या क्या किया, बीज का सिलेक्शन हमने कैसे किया, बैक्टीरिया का यूज कितने टाइम पे कब कब किया, फर्टिगेशन शेड्यूल कैसे बनाया था, पहले दिन से लेकर आखिर तक फर्टिगेशन शेड्यूल कैसे बनता रहा। और इसमें सब में एक बात और एक ज्यादा वैज्ञानिक लोगों ने बोली कि ये जो ग्रेड एक जैसे होने चाहिए, ग्रोथ एक बार शुरुआत हुई तो आखिर तक मेंटेन होने चाहिए। इसके लिए कुछ स्प्रेज करने भी बहुत जरूरी होते हैं, जैसे इंटरनोट बोरर आएगा और कोई बोरर आती है, इंटरनोट बोरर है, अर्ली शूट बोरर है और कुछ रोग कीट आती है, उसके लिए तो फंजीसाइड और कीटनाशक की दवाई स्प्रे करने ही है। लेकिन इसके साथ में ग्रोथ एक जैसे होते रहे, उसकी ग्रोथ और अच्छी होती रहे, उसके पत्तों की साइज बढ़ती रहे, लंबाई बढ़ती रहे, हरापन उसमें ज्यादा रहे, जो कि फोटोसिंथेसिस में ज्यादा काम आ सके। इसके लिए कुछ ग्रोथ प्रोमोटर्स का भी यूज हमने किया, जो डॉक्टर बालकृष्ण जमदग्नि सर के मार्गदर्शन पे थे। जैसे हार्मोन्स हम बोलते हैं, इसका भी इस्तेमाल हम 6-7 बार 8 बार तक करते रहे। ये करने के लिए हमको बाद में जब उसकी ऊंचाई बहुत बढ़ गई तो ये फॉगर सिस्टम जो हमने बिठाया था, इस फॉगर सिस्टम से भी हमने कुछ न्यूट्रिएंट्स यानी एनपीके, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और उसके साथ में कुछ पीजीआर ऊपर से भी हमने स्प्रे किया। और जब तक हाइट अच्छी ठीक थी, जब हम स्प्रे कर सकते थे, तब तक हमने नीचे से हैंड पंप से इसको स्प्रे करते रहे। ये टारगेट अचीव करने में इस स्प्रे का महत्व बहुत ही ज्यादा था। जो ग्रोथ प्रमोटर्स हमने यूज किया उसका भी महत्व बहुत ही ज्यादा था। मित्र हो, कल और 1-2 दिन हम देखेंगे कि ये प्रोजेक्ट कैसे चलता रहा, इतना टारगेट हम अचीव करने में कैसे कैसे काम करते रहे, इसमें फर्टिलाइजर शेड्यूल कैसे यूज किया और महत्वपूर्ण जो था कि स्प्रे का शेड्यूल हमने कैसे यूज किया, इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी। धन्यवाद।